ठीक है, तो ड्रिफ्ट टॉपिक जानना है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ड्रिफ्ट होता क्या है और इंस्ट्रूमेंट का नॉर्मल बिहेवियर क्या है। ठीक है, तब जाके हम लोग ये क्लियर हो जाएगा कि ड्रिफ्ट होता क्या है। तो देखो, जैसे मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो अगर मान लेते हैं कि उसका आउटपुट जो है वो डिफ्लेक्शन है। ठीक है, जैसे तुम क्या करोगे, एक आमीटर एग्जाम्पल, एक है तुम्हारे पास आमीटर। आमीटर क्या करता है, करंट मेजरमेंट करता है। ठीक है, क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। तो करंट तुम जब दोगे तो ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना, डिजिटल वाला नहीं है। ठीक, तुम जब करंट इसमें दोगे, ठीक है, जब इसमें तुम करंट दोगे ना तो ये क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये डिफ्लेक्शन जो होगा तो हम लोग आउटपुट इस केस में कहते हैं कि आउटपुट मेरा ये जो एंगल है ना डिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा ये आउटपुट हो गया थीटा, है कि नहीं, और हम इनपुट क्या दिए, करंट आई दिए ना। तो लास्टली क्या होता है, लास्ट में कि तुम्हारा करंट का ये जो डिफ्लेक्शन है इसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है करंट के साथ, है ना। अब इसको हम इस रिलेशनशिप को फंक्शन ऑफ करंट बोल सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इसके साथ रहता है। तो देखो, अब ये रिलेशनशिप हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, स्क्वायर का रिलेशनशिप हो। तुम लोग जानते होगे, अगर रिलेशनशिप ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, तुम लोगों को पता है ना। ठीक है, रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से फंक्शन रिलेशनशिप हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट का कुछ ना कुछ इनपुट के साथ रिलेशनशिप रहेगा। तो देखो, हम अब क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करंट, म्यूट कर लो, जो भी तुम लोग तुरंत एंट्री मारे हो म्यूट कर लो। ओके, तो करंट, ये हो गया तुम्हारा इनपुट और ये तुम्हारा आउटपुट हो गया थीटा। ठीक है, अब करंट और इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करें, है ना, तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, देखो इस रिलेशनशिप को हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे तो तुम्हारा इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा जी, ऐसा लीनियर, है ना, ये लीनियर रिलेशनशिप हुआ। फिलहाल के लिए हम लोग यही देखेंगे। ठीक, अब ये मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ इस रिलेशनशिप का, कि अगर आप करंट जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट भी आपका डिफ्लेक्शन भी जीरो रहेगा, है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप करंट कुछ देंगे, जैसे मान लो 1 एम्पियर दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मान लो डिफ्लेक्शन अगर 5 एम्पियर हो रहा है, अगर आप करंट 2 एम्पियर देंगे तब आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बढ़ते जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे 3 देंगे तो ये 15 होगा। ठीक है, ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिग्री में हो सकता है। ठीक है, ये 15 डिग्री है सारा, थीटा इन डिग्री। तो इस तरह से रिलेशनशिप नॉर्मल रहता है कि नहीं। अब इंस्ट्रूमेंट मान लो तुम यूज कर रहे हो, कुछ समय के बाद क्या हुआ, कोई ना कोई इशू आ गया उसमें, है ना। जैसे मान लो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जी, उसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ही है अगर, तो उसमें क्या हो सकता है, इसका स्प्रिंग लूज हो सकता है। ठीक है, पॉइंटर थोड़ा खसक सकता है, स्लिपेज हो जाता है बहुत दिनों के बाद। ठीक है, तो इन सब वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट में ड्रिफ्ट आ जाता है। ठीक, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाता है। हो सकता है ऐसा कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो शुरुआत में ही जब तुम करंट जीरो दे रहे हो तो शुरू में ही वो 2 एम्पियर या 1 एम्पियर शो करंट शो करे, है ना। यानी कि शुरू में इसका कैरेक्टरिस्टिक कहां पे रहेगा, यहाँ पे शुरुआत में। और जैसे जैसे अब जैसे जैसे तुम दोगे तो अब यहाँ से ये अब ऐसे ऐसे बढ़ेगा ये, है ना, समझे। तो ये जो हुआ, अब तुम देखो, पुराना वाला कैरेक्टरिस्टिक था, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या हुआ, इसमें ड्रिफ्ट आ गया, देखो। तो ये जो ड्रिफ्ट आया ना, इसको कहते हैं हम लोग जीरो ड्रिफ्ट। कितना है, मान लो ये 2 एम्पियर था, शुरुआत में ही 2 एम्पियर शो करने लगा, इसको क्या कहेंगे, जीरो ड्रिफ्ट कहेंगे। ओके, तो देखो हम लोग का जो लोग अभी लेट से एंट्री मारे हैं, फिर से सुन लो। ड्रिफ्ट टॉपिक है, कल तक का जो टॉपिक था हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, कहां तक, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग Yes. ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं। तो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट। शिफ्ट किसमें, जो इंस्ट्रूमेंट का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें शिफ्ट आ जाता है। देखो, तो जैसे अब ड्रिफ्ट में कुछ टाइप्स है, देखो जीरो ड्रिफ्ट क्या होता है, तो जीरो ड्रिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इन इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट इज मतलब शिफ्ट इन इंस्ट्रूमेंट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसमें ड्रिफ्ट आ गया तुम्हारा। देखो तो यहाँ पे जो हुआ जीरो ड्रिफ्ट हुआ, जो यही एग्जांपल हम यहाँ पे बता रहे थे ना तुम लोगों को, सेम एग्जांपल यहाँ पे हम दिए हुए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का मान लो ये प्रेशर के रूप में हम दिखा रहे हैं, इनपुट प्रेशर है, आउटपुट डिफ्लेक्शन है, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, है ना। तो मतलब बराबर होगा के कुछ ना कुछ कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो ब्लैक वाला यहाँ पे है वो क्या है? नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तुम्हारा जीरो ड्रिफ्ट आ गया है, ठीक, तो ये तुम्हारा जीरो, इसको ये उसके साथ नया कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अब तुम्हारा क्या होगा जी, इसमें मेजरमेंट से इश्यू आएगा, है ना, कि तुम हर बार क्या होगा ना, 2 एम्पियर ज्यादा आएगा। पहले तुम 1 एम्पियर दे रहे थे करंट, तो 5 एम्पियर आ रहा था, तो अब जो तुम 1 एम्पियर दोगे ना, तो ये 7 एम्पियर करंट आएगा, है ना। तो हर बार वो +2 तुम्हारे आते जाएगा, समझ गए। तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक में ही उस तरह से एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होता है, तो इफ द होल कैलिब्रेशन, देखो इसका डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं जीरो ड्रिफ्ट का। इफ द होल कैलिब्रेशन इज ग्रेजुअली शिफ्टेड ड्यू टू स्लिपेज परमानेंट सेट, है ना, बोले ना ये मैकेनिकल है। जैसे मान लो कि मैग्नेटिक, उसका मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट के थ्रू ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैग्नेट मान लो वीक हो गया, है ना, स्प्रिंग वीक हो गया, इस सब की वजह से हो सकता है कि परमानेंट सेट आ जाए। देन वी से जीरो ड्रिफ्ट हैज अकर्ड, समझ गए, अकर्ड मतलब हुआ है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई जीरो सेटिंग। अब जीरो ड्रिफ्ट को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है जी? जीरो सेटिंग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को जीरो सेटिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या आएगा, वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तुम लोग 1 सेकेंड वेट करो, हम क्या करते हैं तुम लोग को एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ओके, तो मेरा वीडियो सबको विजिबल होगा अच्छे से, है ना। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पहले भी हम लोग तुम लोग को दिखा चुके हैं, प्रेशर गेज है ना, प्रेशर मेजरमेंट करता है। इनपुट तुम प्रेशर देते हो तो इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें तुम अंदर का स्ट्रक्चर तुम सब लोगों को पता हुआ है, ये स्प्रिंग रहता है, कुछ मैकेनिकल रिंग रहता है, और ये बॉर्डन ट्यूब रहता है। ये बार बार हम तुम लोग को दिखा चुके हैं, है ना। तो देखो होगा क्या, जैसे मान लो नॉर्मली तुम्हारा जो है पॉइंटर कहाँ पे है जी, अगर हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे तो पॉइंटर तुम्हारा 0 पे रहता है, सारे इंस्ट्रूमेंट का, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये 0 पे रहेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि कुछ इशू इशू आ गया, ठीक है, कोई ना कोई गड़बड़ी आ गया। अब ये शुरुआत से ही क्या था, इतना पे शो कर रहा था, देखो ये शुरू से ही इतना पे शो कर रहा था, समझ गए, देख रहे हो ना। यस सर। हम कोई इनपुट नहीं यस दिए, सर। फिर भी ये इतना ही पे शो कर रहा है, दैट मींस कि ये जीरो एरर आ गया इसमें, है ना, जीरो ड्रिफ्ट आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे से सेटिंग करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, समझे। पीछे से हम, हो सकता है स्प्रिंग का इश्यू हो तो उसको हम देखेंगे क्या इश्यू है, उसको देख के अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो है तुम्हारा क्या रहे, ये तुम्हारा 0 पे वापस से आ जाए। ठीक है, तो ये जो 0 पे वापस से लाने का जो प्रोसेस है ना, इसको जीरो सेटिंग कहते हैं। तो जीरो सेटिंग करके हम लोग जीरो ड्रिफ्ट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, हो चुका होगा तुम लोग को अब ये। ओके, तो वो था तुम्हारा क्या, जीरो ड्रिफ्ट। अब देखो एक होता है स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। अब क्या हुआ, एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया ना, जैसे जैसे मान लो पहले तो क्या था कि ये शुरुआत में आया था, अब इसी में एक और इश्यू आ जाता है कि आपका जो है जैसे मान लो कि तुम्हारा सब चीज बिहेवियर ठीक था, तुम्हारा जो पहले लाइन का जो स्लोप था ना, वो इस तरह से रिलेशनशिप था। अब क्या होगा, कुछ ना कुछ इश्यू की वजह से ये स्लोपे चेंज हो गया, समझे। यानी कि पहले क्या था कि तुम रिलेशनशिप कैसा था जी, पहले जी इसका स्लोप कितना था, तुम लोग को स्लोप निकालने आता होगा, 5/1, पहले इसका स्लोप 5/1 था। ठीक, अब क्या हो गया है कि अब तुम जैसे पहले तुम क्या दे रहे थे, अगर ग्रीन वाले से देखो, पहले तुम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनपुट अगर तुम 1 दे रहे थे तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा था जी, 5। ठीक है, इनपुट अगर तुम 1 दे रहे थे तो आउटपुट तुमको 5 मिल रहा था। अब क्या होगा, स्लोप चेंज हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है
कि जब तुम इनपुट हाँ देखो 1 दे रहे थे 5 आया, 2 दे रहे थे तो कितना आ रहा था जी, देखो 2 दे रहे थे इनपुट 10 आ रहा था, 10 सर। ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब ऐसा हो जाएगा कि तुम जब एक इनपुट दोगे ना, अब ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक को देखो, इस पे चला जाएगा, है ना। जब एक इनपुट दोगे तो देखो इसका ये ऐसे जाएगा, तो अब ये हो सकता है कि 10 से ज्यादा वैल्यू दे, देख रहे हो, यस सर। है ना। Yes, sir. फिर जब तुम दो इसका दोगे, जब इसका 2 दोगे तो देखो ये कहाँ जाएगा, देखो, है ना, हो सकता है 20 से ज्यादा दे, है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा मतलब हर एक इनपुट पे उसका वैल्यू ज्यादा जाते आएगा, यानी कि तुम किसी कोई भी मेजरमेंट करते जाओ, जैसे जैसे तुम करते जाओगे वो एरर का वैल्यू और बढ़ते जाएगा, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं स्पैन। मतलब स्पैन का मतलब क्या होता है, टोटल, जैसे मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है ना जी, तो टोटल उस इंस्ट्रूमेंट में के रेंज में, टोटल स्पैन में तुम्हारा क्या होगा, वो शिफ्ट दिखेगा, है ना। कोई भी मेजरमेंट करो वो शिफ्ट तुमको दिखेगा, तो उसको क्या कहते हैं, स्पैन ड्रिफ्ट। तो देखो, इफ देयर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज all along span of instrument then it is called span or sensitivity drift। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये तुम लोग को हो गया स्पैन के बारे में, ये इसकी जरूरत नहीं थी, स्पैन के बारे में तुम लोग जानते हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, ठीक। तो ये तुम्हारा देखो यही है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे था, अब ये तुम्हारा जो हो गया है मॉडिफाइड हो गया है, समझ गए, अब इसका स्लोप जो तुम्हारा है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब अगला जो है तुम्हारा जोनल ड्रिफ्ट। तो ये दोनों जो ड्रिफ्ट हुआ, ये तो हो गया, मतलब ये तो पता है कि हाँ ये तो शुरुआत में होगा, ये तुम्हारे ऑल अलोंग होगा। जो जोनल ड्रिफ्ट होता है ना, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, हो सकता है किसी पार्टिकुलर रीजन में अलग बिहेवियर दे और फिर नॉर्मल हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग मतलब नहीं बोल सकते कि हो सकता है कि पोर्शन ऑफ स्पैन पे हो सकता है कि 5 से टोटल तुम्हारा रेंज जो है, अगर मान लेते हैं ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल जो स्पैन है तुम्हारा 5 kg 5 का है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो इसमें 0 से 4 तक जो है अच्छा रिलेशन रहा, अच्छा रीडिंग रहा, लेकिन 4 से 5 हो सकता है एबनॉर्मल हो जाए, है ना, वो रीडिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाए, जो शुरुआत से रीडिंग फॉलो कर रहा था वैसा ना करे। मान लो शुरुआत में स्लोप 5 का था, लास्ट में बजा थोड़ा देर के लिए पता चला कि स्लोप 6 हो गया, है ना। तो वो उसको जोनल ड्रिफ्ट कहते हैं, वो किसी पार्टिकुलर जोन में एरर आता है कि आप इतना से इतना पे जब रीडिंग जाएगा ना तो इंस्ट्रूमेंट सही से रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो ये इतने सारे रीडिंग ड्रिफ्ट पॉसिबल है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा देखो एक और ड्रिफ्ट होता है जो तुमको बोलते हैं जो जीरो ड्रिफ्ट प्लस स्पैन ड्रिफ्ट, दोनों एक साथ होता है, मतलब तुम्हारा जीरो भी रहेगा और इसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा, समझे। देखो जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता था, यहाँ ध्यान से देखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल वाला, नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज है। देखो यहाँ नॉमिनल लिखे हुए हैं, नॉमिनल मतलब होता है जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक था वो, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक में जीरो ड्रिफ्ट है, अब देखो ये जो है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समझ गए। ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, दैट मींस दोनों का स्लोप बराबर है। बस फर्क यही है कि शुरुआत में थोड़ा जीरो का वैल्यू मतलब एक ऑफसेट उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा सिनारियो भी आता है जिसमें तुम्हारा क्या होता है, स्पैन प्लस जोनल दोनों ड्रिफ्ट आ जाता है, ठीक है, स्पैन और जोनल ड्रिफ्ट दोनों का दोनों आ जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो इसमें इसमें इसका स्लोप भी चेंज हो गया, देखो दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है अब, है ना। तो ऐसे सिनेरियो को क्या बोलते हैं, जीरो ड्रिफ्ट प्लस स्पैन ड्रिफ्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तुमको फिगर दे के पूछा जा सकता है। इसके अलावा छोटा छोटा जो शॉर्ट नोट्स तुम लोग को लास्ट में, लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है ना शॉर्ट नोट्स वाला, उसमें भी पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करें जीरो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, जीरो ड्रिफ्ट क्या है। तो ड्रिफ्ट अगर पूछता है तो तुम ड्रिफ्ट के ये डेफिनेशन भी दो और जीरो ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट, जोनल ड्रिफ्ट, ये 3 एक्सप्लेन कर दो, इनफ है ना। छोटा छोटा पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, ये ग्राफ एक्सप्लेन कर दो, ज्यादा है नहीं, इतना तो एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा, मान लो 3-4 नंबर का पूछेगा तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, यस एक सर। एग्जांपल के थ्रू, इसी को एग्जांपल के थ्रू समझे, एग्जांपल के थ्रू इन सेंस कि अब जैसे मान लो ये ग्राफ है तो इसका कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप होगा, है ना। तो देखो जब मान लो तुम्हारा जोनल ड्रिफ्ट हो गया है, ठीक, देखो यहाँ पे इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है जी, देखो वोल्टेज और करंट के बीच में, है ना। इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक। अब मान लेते हैं कि शुरुआत में देखो क्या था, करंट तुम 1 एम्पियर दे रहे हो, वोल्टेज 2 वोल्ट आ रहा है, 2 एम्पियर दे रहे हो 4 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसका स्लोप कितना है जी,
स्लोप जब तुम निकालोगे तो पता चलेगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तो दो दो आएगा, है ना। और ये Yes, sir. स्लोप जो है वोल्ट बटा एम्पियर होगा, तो स्लोप का जो यूनिट होगा वो ओम में हो जाएगा। तो तुम्हारा ये स्लोप कितना है जी, 2 है कि नहीं शुरुआत में, है ना। अब मान लेते हैं कि इसका जो है प्रोपोर्शनल चेंज हुआ इसमें, ठीक है। अब जो क्या हुआ कि अचानक से इसमें प्रोपोर्शनल कुछ चेंज हुआ, तो इसका जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा, 2.5 मान लो चला गया, है ना। ये वाला मान लो स्लोप चेंज हो गया, अब स्लोप जो है बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, कौन सा है, कौन सा ड्रिफ्ट आया, स्पैन ड्रिफ्ट, ठीक है, क्योंकि स्लोप चेंज हो गया है टोटल, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक सिनेरियो तुमको दिखा रहे हैं, जहां पे देखो पहले जो रिलेशनशिप था वो ऐसे दिखता, V इक्वल टू आई आर, समझ गए। पहले रिलेशनशिप कैसे दिखता जी, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू स्लोप, है ना, करंट इंटू स्लोप, ऐसा रिलेशनशिप रहता। अब जो है, अब ड्रिफ्ट जो आप करोगे ना, इसके वजह से देखो 2 प्लस 2.5 इंटू आई। अगर ये चीज तुम लोग को नहीं समझ में आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इन केस तुम लोग को एग्जांपल चाहिए था इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा देखो इसमें स्लोप भी चेंज हो गया है, स्लोप भी चेंज हो गया है और जीरो ड्रिफ्ट दोनों आ गया है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जोनल और स्पैन ड्रिफ्ट हो गया, ठीक। तुम चाहो तो ये एग्जांपल नहीं भी लिख सकते हो, है ना, इतना सबसे भी काम चला सकते हो, अदरवाइज लिख ही सकते हो, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूरेसी, ठीक है। समझ गए सर। एक्यूरेसी अब हम लोग देखते हैं, समझ गए, अच्छा टॉपिक है ये, समझना बहुत जरूरी है, ये यूज आता है और इसका टॉप ये तो मतलब पूछता है अक्सर, ठीक है, इसीलिए स्टार मार्क मारे हुए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है तेरा। ओके, देखो जिसका भी था आवाज उतना क्लियर नहीं हो रहा था, यहां देखो समझने वाली बात क्या है, एक्यूरेसी देखो क्या है कि मान लो तुम रीडिंग कर रहे हो तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है कितना अच्छा दे रहा है। अब देखो एक्यूरेसी वगैरह जो वाला बात होता है ना, तुम लोग को बताए थे कैलिब्रेशन के टाइम पे ये सारा चीज चेक किया जाता है ना। कैलिब्रेशन के टाइम पे चेक किया जाता है, क्यों, क्योंकि उस समय हमको एक्चुअल वैल्यू पता रहता है कि नहीं। हमको क्या है कि हम पता है कि हम 5 एम्पियर का फिक्स अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं, तो हमको उसका ट्रू वैल्यू पता है, और तब हम देखेंगे कि मेजर्ड कितना आया, है ना। तो एक्यूरेसी डिफाइन किया जाता है कि closeness with which instrument reading approaches the true value of the variable under measurement। variable under measurement को क्या बोलते हैं जी, ये जो variable under measurement होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजरेंड बोल लो और इनपुट कहो, है ना। जिस चीज को तुमको मेजर करना है वो मेजरेंड हो गया। तो यही कहा कि आपका जो रिजल्ट है ना, जो रीडिंग है ना, वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, जितना क्लोजनेस है उसी को हम लोग कहेंगे एक्यूरेसी, समझ गए। ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, आपस में क्लोज होने की बात नहीं कर रही है। अब देखो तुम लोगों को बताए थे जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी था, तो रिजल्ट जो है आपस में कितना क्लोज है ना, आपस में क्लोज कितना है उसी को रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते थे। लेकिन एक्यूरेसी में क्या है जी, ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, समझ गए। जैसे मान लो कि तुम्हारा 5 है ट्रू वैल्यू, 5 वोल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू है। अब इसके जैसे मान लो 4.9 आया, 4.95 आया, 4.98 आया, ठीक है। तो 3 रीडिंग हुआ, तो तीनों रीडिंग में एक्यूरेसी किसका बेहतर है, सबसे अच्छा है इसका, है ना, 4.98, ठीक है। तो कितना क्लोज है ये, 5 के जितना क्लोज होगा उतना उसका एक्यूरेसी अच्छा है। तो अब बात आती है ना कि एक्यूरेसी निकालने की, है ना, एक्यूरेसी का कैलकुलेशन की बात आती है। देखो यहाँ पे एरर बताओ तो तुम लोग कितना होगा, बोलो। एरर जो होता है वो 4 एरर क्या होता है जी, 0.2। एब्सोल्यूट एरर तो निकालोगे am माइनस 80, है ना। तो am कितना आएगा, 4.98 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा जी, 0.02 आएगा ना। तो इतना एरर आया, ठीक। अब तुम एक्यूरेसी कितना कहोगे, तो देखो अब ये 0.05 है ना, इसको तुम अगर परसेंटेज में अगर चेक करोगे तो तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो इसको अगर देखो करोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, बोलो कोई, बोलो। 0.4% का ये आ रहा है ना, 2.42। 0.4% का ये एरर आया तुम्हारा, मान लो, ठीक। तो तुम्हारा जो है ये इतना का एरर आ रहा है, ठीक है।
अगर आप मान लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एरर जो है परसेंटेज तुम्हारा 1% आता, ठीक है, तो तुम टेक्निकली कहते कि 1% एरर है तो 99% तो भाई एक्यूरेट है, तुम ऐसा कर सकते थे ना, है कि नहीं? तो एक्यूरेसी को इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि 100 माइनस परसेंटेज लिमिटिंग एरर तुम करके एक्यूरेसी बता सकते हो। लेकिन जानते हो क्या होता है कि ट्रेडिशन क्या है, क्या यूज किया जाता है कि लोग क्या कहते हैं ना कि 1% एरर ही बता के बोल देता है कि भाई 1% का एक्यूरेसी है, 1% का एक्यूरेसी मतलब वो 1% एरर देगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है। तो एक्यूरेसी को क्या किया जाता है, इट डिटरमिन्ड एज मैक्सिमम अमाउंट व्हिच विथ रिजल्ट डिफर्स द ट्रू वैल्यू। तो इसको कैसे निकाला जाता है जी, तो ट्रू वैल्यू को कितने अमाउंट से मतलब कहाँ गए सर? ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखो यहाँ पे क्या है कि क्या बता रहे थे तुम लोगों को, हाँ तो हम तो ऐसे टेक्निकली बोल सकते हैं कि 100 माइनस लिमिटिंग एरर 99% का एक्यूरेसी है। लेकिन ये जो मतलब ऐसा यूज किया जाने लगा कि मतलब 1% एरर जो है ना उसी को हम एक्यूरेसी मान लेंगे। मतलब अगर अगर किसी चीज का एक्यूरेसी हमको फाइंड करना है तो हम एरर निकाल के ही बोलेंगे कि भाई यही एक्यूरेसी है, ठीक है, कि 1% का एक्यूरेसी है मतलब इतना अंडरस्टूड है कि वो 99% एक्यूरेसी है, ठीक है। इसीलिए एक्यूरेसी को इनएक्यूरेसी और लिमिटिंग एरर के टर्म में डिफाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्यूरेसी में बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिटिंग एरर, ठीक है, समझ गए ना? तो एक्यूरेसी को इस टर्म में भी परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऐसे इनएक्यूरेसी और परसेंटेज लिमिटिंग एरर के रूप में हम एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, है ना? तो ये परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू तुम लोग जानते हो, है ना? तो इसी से हम लोग एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। देखो जैसे 1% एक्यूरेसी का मतलब है कि मींस इंस्ट्रूमेंट हैज परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑफ 1%, समझ गए? तो अब तुम लोग क्लियर हुआ पॉइंट कि एक्यूरेसी जो है बेसिकली 99% था यहाँ पे, 1% एरर के केस में 99% था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको इनएक्यूरेसी या लिमिटिंग एरर के टर्म में ही दिखा देते हैं, बता देते हैं, समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से एक्यूरेसी निकल जाता है। ठीक, अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम एक्यूरेसी के आगे वाला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आवाज तुम्हारा है आ नहीं रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। एक्यूरेसी फिर से बता दीजिए सर। अच्छा, ये तो पूछ रहा था ना मैं। देखो, तो एक्यूरेसी समझो, क्या बताया तुम लोगों को कि कोई अगर मेजरमेंट तुम कर रहे हो, ठीक है, 5 वोल्ट, तुम 5 वोल्ट का तुम अगर मेजरमेंट कर रहे हो या 15 वोल्ट का मेजरमेंट कर रहे हो या 100 वोल्ट का मेजरमेंट कर रहे हो, सिंपल से समझो 100 वोल्ट का, ठीक है, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है तुम रीडिंग लिए, ठीक, तो तुम रीडिंग अगर लोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है जी, मान लेते हैं 99 आया, है ना? 99 आया, अगर 99 वोल्ट आया, 99.9 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू आएगा ना, तो इस ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, देखो ये तुम्हारा ट्रू वैल्यू है, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, इसको ए एम कहेंगे। तो मान लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ए है, ये इंस्ट्रूमेंट बी है। अब तुम ही दोनों बताओ, तुम ही लोग बताओ कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में किसका एक्यूरेसी अच्छा है? फिर बी वाला का। बी 99। वाले का, क्यों? क्योंकि वो 100 के काफी नजदीक है, बस यही एक्यूरेसी है, कुछ नहीं है, समझे? ट्रू वैल्यू के कितने जो जितना ज्यादा क्लोजनेस होगा उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा कहा जाएगा। अब बस फर्क ये आ जाता है कि इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, हम लोग कैसे बताते हैं, तुम कैसे डिसाइड किए जी ये ट्रू वैल्यू, तुम कैसे पता किए कि एक्यूरेसी किसका आता है? तुम क्या किए, 100 में से घटा के देखे एरर कितना कम है ना? तुम लोग इसको डिसाइड करने के लिए एरर कितना कम है उससे तुम डिसाइड कर लिए ना,
ठीक है, तो वही चीज है, तो इसीलिए कहा गया कि एक्यूरेसी को हम लोग इनएक्यूरेसी या लिमिटिंग एरर के टर्म में स्पेसिफाइड कर देंगे, है ना। तो यही है बेस्ट वे कैसा है, परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू को ही हम लोग लिमिटिंग एरर कहते हैं या फिर रिलेटिव परसेंटेज एरर कहते हैं। तो यही चीज के टर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। एग्जांपल के रूप में यही कहा गया कि अगर आपके पास 1% का एक्यूरेसी है, इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट के पास 1% का लिमिटिंग एरर होगा। लिमिटिंग एरर तुम लोग को हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। ठीक है, तो एक्यूरेसी इस तरह से भी कहा जा सकता है, लेकिन ये वाला यूज ना होके ये वाला ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, प्रिसीजन देखो, इसका भाई है प्रिसीजन। देखो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी सब कोई समझ गया था, लास्ट क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक यही था, है ना। तो अगर तुम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी समझ गए हो तो प्रिसीजन वही है, बस फर्क ये है कि प्रिसीजन जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मैथमेटिकली मेजरमेंट है, समझ गए। मान लो कि हम तो बता रहे थे ना कि अगर मान लो कि इंस्ट्रूमेंट से एक ही मेजरमेंट बार बार करके तुम देख रहे हो तो रीडिंग आपस में कितना क्लोज रह रहा है, यही अगर अच्छा है तो उसका कहेंगे कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है ना। तो कितना अच्छा है इसको मेजर उसको जो मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो प्रिसीजन कहलाता है। उसके जो मेजरमेंट है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं, समझ गए। यानी कि अगर तुम रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है सर, मेजर करने की प्रोसेस को प्रेसिजन करें। हाँ, प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का जो मेजरमेंट है, समझ रहे हैं ना, तुम किसको माप रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट का रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितना अच्छा है। अब कैसे तुम मापोगे, है ना। देखो इसका जो है ना, एक्चुअली तुम लोगों को सिलेबस में उतना डिटेल तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जब तुम एरर का एनालिसिस जब किया जाता है ना, तो एक आता है, जैसे मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का कुछ एक होता है, एक ये इस तरह से मान ले ये इंस्ट्रूमेंट का तुम्हारा मतलब तुम जब मेजर किए तो इस तरह से रीडिंग आया, कुछ इस तरह से रीडिंग आने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये ट्रू वैल्यू था, तो इंस्ट्रूमेंट के इतने आसपास जो है रीडिंग काफी अच्छा है, मतलब इस ट्रू वैल्यू के आसपास काफी क्लोज है, समझे। ये एक्चुअली उतना डिटेल तुम लोग को जानना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उतना उसको मतलब सुपरफिशियल नॉलेज दे रहे हैं बस इसका। तो देखो एक टर्म आता है तुम्हारा प्रिसीजन इंडेक्स, समझे। प्रिसीजन इंडेक्स एक टर्म आता है, समझे। तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है, प्रिसीजन मतलब एच से इसको डिनोट किया जाता है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये इंडेक्स कितना स्ट्रांग है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये तुमको बताएगा कि अगर प्रिसीजन इंडेक्स अच्छा है, इसका मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही प्रिसाइज है, मतलब इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है, समझ गए। तो प्रिसीजन किसी का अच्छा है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या है जी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का जो मेजर है वही, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन। अब देखो प्रिसीजन को आप लोग अब देखो तो प्रिसीजन का डेफिनेशन ऑलमोस्ट तुम्हारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी के जैसा ही रहेगा। तो प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, समझ गए। हम लोग क्या बोल रहे थे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में बार बार बोल रहे थे कि जो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग है आपस में कितना क्लोज है, वो क्लोजनेस जितना अच्छा रहेगा उतना रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है ना। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी हो गया, प्रिसीजन क्या हुआ, उसका मेजरमेंट हो गया, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितना अच्छा है उसको मेजर कर रहे हैं। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं भाई, तो हम देखते हैं डिफरेंस कितना है, जो रीडिंग है ना आपस में, उन रीडिंग के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमको पता चल जाता है कि प्रिसीजन कितना होगा, समझ गए। तो देखो प्रिसीजन को इंडिकेट करने के लिए कुछ तरीका यूज किया जाता है, इसमें से बेस्ट तरीका जो होता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर सब लोग जानते होंगे तुम लोग, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोग को पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा, समझ गए। एक सिंपल सा कंसेप्ट इतना ही दिमाग में रखना है कि जितना ज्यादा प्रिसीजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका, सॉरी, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही अच्छा उसका प्रिसीजन होगा, ठीक है। अब तुम देखो, लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम क्या बताए थे जी, कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता, है ना। उन लोगों को हम ये चीज बार बार बताए थे ना कि रीडिंग अगर मान लो आप, रीडिंग आपस में क्लोज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में हो। एक एग्जांपल तुम लोग को बताया था कि 50 वोल्ट रहेगा, ठीक है, हो सकता है रीडिंग तुम्हारा है 46 है, 45 है, 46 है, 45 है ना, इसी के आसपास, मतलब 45 के आसपास भटक रहा है, लेकिन 50 के आसपास तो नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को हम प्रिसाइज बोल सकते हैं, लेकिन
एक्यूरेसी नहीं। एक्यूरेसी इसका अच्छा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि a precise instrument may be inaccurate, that is precision does not guarantee accuracy। समझ गए? प्रिसीजन जो है एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। समझ गए? रुक जा, इसको हम लोग को जो है इसको थोड़ा कुछ चीजें जो है थोड़ा ज्यादा ही इसमें दिख रहा है, हम हटा देते हैं इसको, फिर से हम बता देते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? जैसे देखो, अब तुम लोग एक और चीज कर लेना दो मेरे को, ठीक है? ये तुम्हारा इधर क्लियर हो गया। देखो, मान लो कि एक रेसिस्टेंस है ना, इसका ट्रू वैल्यू जो है वो इतना है, देखो 1 3 इतना। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो जितना दिख रहा है उतना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? तो अब मान लो एक बार सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर तुमको तो बताए थे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो देख लो। अरे कोई भी नंबर अगर मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जी, जैसे मान लो यही नंबर रिप्रेजेंट किया गया है ना, तो ये इस नंबर में बताओ तो कितने नंबर तुमको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 7 सर। 7 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 7, है ना? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसका स्टैंडर्ड में लिख दिया था सर। ठीक है, अब इसी को मान लो, इसी को हम लोग कैसे देखो, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, अगर मान लो तुमको साइंटिफिक, तुम लोग जानते हो ना जी, साइंटिफिक Yes, रिप्रेजेंटेशन, यस सर। है ना? पढ़े होगे तुम लोग सब बेसिक में। तो देखो वहां पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया सकता है, बताओ तो, कोई बोले? 1.3 वहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे सर। इसको क्या लिखोगे? ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ये सारा कॉमा है, समझ गए? वहाँ पर जहाँ पॉइंट बैठाएंगे सर उसके पहले 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट बिठा दिए, हाँ इसको हम सर। क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट, इसको 39 लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक, है कि नहीं? यस, यस सर। इनटू कितना कर देंगे? 10 की पावर 5। 6 लिखिए ना सर। चलो, है ना? यस सर। तो अब ये बता मुझे कि ये, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ? इसमें से 6 है। ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ सर, पावर वाला नहीं नहीं है। है सर, पावर वाला नहीं होता है सिग्निफिकेंट। हाँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ ना। अब तुम ये बताओ, अब इसके बाद से देखो, इस इंस्ट्रूमेंट में अगर तुम रीडिंग इस तरह से लिख रहे हो तो इसका अगला अगला रीडिंग क्या होगा बताओ? इसका जस्ट नेक्स्ट, बोलो, इसका जस्ट नेक्स्ट क्या होगा बताओ? 1.40 होगा कि नहीं, इंटू 10 टू पावर 6। यस सर। इसमें अगला क्या होगा? 1.41। इस तरह से ये बढ़ेगा ना। लेकिन ये वाला बंदा कैसे बढ़ेगा? देखो 1 3 8 5 6 9, 2 के बाद से ये 3 जाएगा अगला, है ना? 1 3 8 5 6 9, फिर 9, ये 3 के बाद से क्या जाएगा? 4 जाएगा। ये इस तरह से बढ़ेगा ना। अब तुम देखो इसके और इसके में, अब देखो एरर काफी ज्यादा आ जाएगा। तुम ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो एक्चुअल वैल्यू तो यही रहा ना, तुम तो इसको ऐसे लिख दिए। अब तुम इसको अगर लिखना चाहोगे तो इसको लिखोगे 1 4 1, है ना, 0 0 0 0, ऐसे करके जब तुम लिखोगे तो पता चलेगा इन दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, एरर काफी ज्यादा आ गया कि नहीं, है ना? यस सर। तो इस केस में मेरा प्रिसीजन अच्छा नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आप रखिएगा उतना बेहतर है। आप इस तरह से लिख दिए ना, तो एक तरीके से मेजरमेंट के मामले में ये आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको एरर करेगा, समझ गए? है ना? इससे क्या होगा? एरर आएगा, समझ गए? तो सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा, इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन उतना अच्छा होगा। ठीक है, देखो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि इस केस में तुम्हारा एरर जो है वो कम है ना? एरर भी कम है, और आपस में ये दोनों जो रीडिंग है, ये दोनों रीडिंग आपस में ज्यादा क्लोज है ना? ये वाला जो रीडिंग है, अगर हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दें तो रीडिंग में काफी डिफरेंस है कि नहीं? तो इसीलिए जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आप रखिएगा उतना बेहतर है आपका इसका प्रिसीजन। ठीक है, इतना पॉइंट दिमाग में रखना है। चलो, तो इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं
ये हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ लेना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि 100 वोल्ट है, ठीक है, अगर मान लो ये 100 वोल्ट ट्रू है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक। अब इसके लिए रीडिंग कितना कितना आया जी, अब देखो रीडिंग कितना आया, 104, 103, 105, 103, 105 आया ना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से एवरेज वैल्यू इसका कैलकुलेट करें तो एवरेज वैल्यू पता चला कि 104 है, ठीक है कि नहीं जी, एवरेज वैल्यू 104 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज वैल्यू से डेविएशन देखेंगे, एवरेज वैल्यू से डेविएशन देखें तो पता चला कि 1% के है ना, ये 1% तो तुम्हारा डेविएशन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1% का इसमें प्रिसीजन एरर है, समझे। यहाँ पे ये कहा जा सकता है, यहाँ पे 1% का कैसे हम लोग देखो, यहाँ पे हम कैसे बोले डेविएशन फ्रॉम एवरेज तुम्हारा कितना है जी, देखो एवरेज से देखो ये 104 तुम्हारा एवरेज आया है और रीडिंग तुम्हारा कहाँ कहाँ गया है जी, 103 गया है, यानी कि एवरेज 104 से एक कम, या फिर 105 गया है, एवरेज से एक ज्यादा, यानी डेविएशन कितना करा रहा है, 1 ही वोल्ट का रह रहा है ना डेविएशन तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम 1% तुम बोल सकते हो प्रिसीजन एरर, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे इसको एक्यूरेसी के टर्म में, अगर तुम मान लो ये मैक्सिमम एरर देखो, तुम्हारा ट्रू वैल्यू था 5 वोल्ट, अब इसमें मैक्सिमम रीडिंग कहाँ तक गया, 105, तो तुम अगर मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो रीडिंग में तुम्हारा एरर जो निकला 5%, तो तुम्हारा एरर जो है ये ट्रू, ये एरर है, ये इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना है जी, 5%, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका प्रिसीजन अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट का देखो एक्यूरेसी खराब है, 5% का है, लेकिन प्रिसीजन तुम्हारा अभी भी 1% का है, ठीक है। तो एक तरह से प्रिसीजन एरर के रूप में इसको 1% बोला जा सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जब ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वाला जब चैप्टर एंड हो जाएगा ना, तो प्रिसीजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का एग्जांपल तो यहाँ पे सिंपल एक हो रहा है, और भी एग्जांपल तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्यूरेसी, प्रिसीजन, है ना, ड्रिफ्ट, ठीक। हेलो सर। हाँ बोलो। एक्यूरेसी वाला पेज और सुनो आज, ठीक है, वो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के क्लास अभी लेकिन फिलहाल लाइए इतना ही हाँ ठीक है, आज के क्लास लेकिन फिलहाल इतना ही तक रहेगा, ठीक है। वो जो जिसको क्लियर नहीं हुआ डाउट मैं आज क्लियर कर देता हूँ, डाउट नहीं लेकिन है आज सर, नया एक्यूरेसी वाला पेज नहीं